नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करने वाले हैं उस काले दिवस के बारे में जिसके जख्म आज भी नहीं भरे हैं, जिसे आज भी याद किया जाता है। वो काला दिवस कुछ और नहीं बल्कि आपातकाल का दौर था। 25 जून 1975 को काला दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जो फैसला लिया था वो फैसला किसी काला पानी की सजा से कम नहीं था। क्योंकि जो फैसले लिए गए थे उस वक्त ये जनता के लिए काला पानी की ही सजा थी। आपातकाल का वो दौर जिसमें इंदिरा गांधी ने अपने मनमाने फैसले को लेकर राजनीति जगत ही नहीं बल्कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया की आजादी भी छीन ली थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपातकाल लगने के पीछे वो राज छुपा है जिसे इंदिरा गांधी दबाना चाहती थी। दरअसल 1971 के लोकसभा चुनाव ही आपातकाल की असली वजह माने जाते हैं। 1971 का लोकसभा चुनाव भारत के राजनीतिक इतिहास का टर्निंग पॉइंट माना जाता है। इस चुनाव ने इंदिरा गांधी को बेहद मजबूत नेता के तौर पर स्थापित कर दिया और देश की राजनीति की दिशा बदल दी। मार्च 1971 को जो चुनाव हुआ था वो भारत का 5वां लोकसभा चुनाव हुआ था। इस चुनाव में इंदिरा गांधी को अपनी ताकत दिखानी थी क्योंकि कांग्रेस के टूटने के बाद इंदिरा के सामने ढेरों चुनौतियां सामने आ चुकी थी। दरअसल 1969 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का टूटना भारतीय राजनीति का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। यह केवल पार्टी का विभाजन नहीं था बल्कि सत्ता, विचारधारा और नेतृत्व की लड़ाई का परिणाम था। उस वक्त पार्टी के भीतर दो गुट बन चुके थे। एक तरफ इंदिरा गांधी थी और दूसरी तरफ पार्टी के वरिष्ठ नेता जिन्हें सिंडिकेट कहा जाता था। भारत की राजनीति में सिंडिकेट खासतौर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पुराने नेताओं के उस समूह को कहा जाता था जो पार्टी के अंदर बहुत ताकतवर था। इस समूह में कई बड़े नेता शामिल थे। के कामराज, एस निजलिंगप्पा, अतुल्य घोष, ये लोग मिलकर पार्टी के फैसले लेते थे और प्रधानमंत्री तक को प्रभावित करते थे। सिंडिकेट चाहता था कि इंदिरा गांधी उनके हिसाब से काम करे, लेकिन इंदिरा गांधी स्वतंत्र फैसले लेना चाहती थी। इसी बीच 1969 में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। कांग्रेस संगठन सिंडिकेट ने नीलम संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया, लेकिन इंदिरा गांधी ने इसके खिलाफ जाकर वीवी गिरी को समर्थन दे दिया। इंदिरा गांधी ने अपने सभी सांसदों से वीवी गिरी को समर्थन देने के लिए कहा और अंततः वीवी गिरी की जीत हुई और सिंडिकेट की बुरी हार। इंदिरा गांधी समाजवादी नीतियों की तरफ बढ़ रही थी, जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण, प्रीवी पर्स यानी राजाओं को मिलने वाली पेंशन खत्म करने की कोशिश। राष्ट्रपति चुनाव के बाद टकराव इतना बढ़ गया कि कांग्रेस अध्यक्ष एस निजलिंगप्पा ने इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाल दिया। इसके जवाब में इंदिरा गांधी ने अपनी अलग पार्टी बना ली जिसका नाम उन्होंने कांग्रेस आर बनाया और दूसरा गुट कांग्रेस ओ यानी कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन सिंडिकेट का गुट। बाद में कांग्रेस आर ही मुख्य कांग्रेस बन गई जो इंदिरा गांधी ने बनाई थी। 1970 का साल इंदिरा गांधी के लिए राजनीतिक संघर्ष और बड़े फैसलों का साल था। 1969 में कांग्रेस टूटने के बाद 1970 में उनकी सत्ता लगातार दबाव में रही। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आर के पास सरकार चलाने के लिए पूरा बहुमत नहीं था। इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर के पास लगभग 220 से 225 सांसद थे, वहीं कांग्रेस ओ के पास करीब 60 से 70 सांसद थे। कांग्रेस आर के पास पूर्ण बहुमत 272 नहीं था। सरकार सीपीआई, डीएमके और अन्य दलों के समर्थन से चल रही थी, यानी हर फैसला राजनीतिक संतुलन के साथ लेना पड़ता था। इंदिरा गांधी ने राजाओं को मिलने वाली प्रीवी पर्स यानी भत्ता खत्म करने की कोशिश की, लेकिन यह प्रस्ताव संसद में पास नहीं हो पाया। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति के जरिए आदेश यानी ऑर्डिनेंस लाकर इसे खत्म करने की कोशिश की, जिसे बाद में कोर्ट में चुनौती मिली। प्रीवी पर्स खत्म करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रद्द कर दिया। इससे इंदिरा गांधी और न्यायपालिका के बीच टकराव बढ़ गया।
यह 1970 की सबसे बड़ी घटना थी। लगातार राजनीतिक अस्थिरता और विरोध के कारण इंदिरा गांधी ने दिसंबर 1970 में लोकसभा भंग कर दी, यानी कि नए चुनाव को कराने का रास्ता साफ कर दिया। चुनाव से पहले इंदिरा ने देश में नारा दिया, गरीबी हटाओ। गरीबी, बेरोजगारी और असमानता बड़े मुद्दे थे। इंदिरा गांधी ने खुद को गरीबों की नेता के रूप में पेश किया। इस लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी ने उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया और उनके खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे राजनारायण भारत के प्रमुख समाजवादी नेता थे, जो अपनी बेबाक शैली और सत्ता के खिलाफ खुलकर लड़ने का दम रखते थे। 1971 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने इंदिरा के खिलाफ चुनाव तो लड़ा, लेकिन उनकी हार हुई। वहीं इंदिरा गांधी का नारा गरीबी हटाओ काम आ गया और इंदिरा गांधी ने रायबरेली सीट से बड़ी जीत हासिल की। उन्हें लगभग यानी कि 1,83,000 वोट मिले। वहीं राजनारायण को लगभग 71,000 वोट मिले। गौर करने वाली बात तो यह है कि कांग्रेस के विभाजन के बाद इंदिरा गांधी ने 1971 में चुनाव लड़ने का बहुत बड़ा रिस्क लिया और जनता का समर्थन उन्हें भरपूर मिला। कांग्रेस 352 सीटें जीती, 352 सीटें नहीं मिली। इंदिरा गांधी को मिली जीत राजनारायण को आसानी से पच नहीं पा रही थी और उन्होंने यह आरोप लगाया कि इंदिरा गांधी ने चुनाव जीतने के लिए सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल किया है और सरकारी अधिकारियों के साथ मिलीभगत की। इस मामले को लेकर वो इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए। कोर्ट ने इंदिरा गांधी को 1971 के रायबरेली लोकसभा चुनाव में दोषी ठहराया। इस मामले पर जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने इस चुनाव को रद्द कर दिया। इसके साथ ही इंदिरा गांधी को 6 साल तक चुनाव न लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। कोर्ट ने भी माना 1971 के लोकसभा चुनाव में सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल हुआ है। जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा का फैसला सीधे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कुर्सी पर संकट बन गया। पहली बार किसी मौजूदा प्रधानमंत्री का चुनाव कोर्ट ने रद्द किया। इसने भारत की राजनीति की दिशा ही बदल दी। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला इंदिरा गांधी के लिए बड़ा सिरदर्द बन गया। लेकिन इसके बीच अपने दर्शकों को बताऊं, 1971 के बाद 1972, 1973, 1974 में इंदिरा गांधी ने देश की राजनीति में अपना अहम योगदान दिया। 1975 में जो फैसला आया था उसके पहले 1971 में भारत पाक युद्ध हुआ, जिसमें भारत की बड़ी जीत हुई। युद्ध से पहले इंदिरा ने युद्ध से पहले दुनिया भर में समर्थन जुटाने की कोशिश की। उन्होंने अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य देशों की पूर्वी पाकिस्तान में हो रहे अत्याचारों के बारे में बताया। सोवियत संघ के साथ भारत सोवियत मैत्री संधि की, जिससे भारत को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मिली। उन्होंने तुरंत युद्ध नहीं किया, बल्कि सेना को पूरी तैयारी का समय दिया। मानसून खत्म होने के बाद दिसंबर 1971 में युद्ध शुरू करने का फैसला लिया। इससे भारतीय सेना को रणनीतिक फायदा मिला। इंदिरा गांधी ने भारतीय सेना को पूरी स्वतंत्रता दी। सेना प्रमुख सैम मानेकशॉ के साथ मिलकर युद्ध की योजना बनाई। इसी तालमेल की वजह से भारत ने सिर्फ 13 दिनों में जीत हासिल कर ली। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। करीब 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर कर दिया। इतिहास का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण इसे माना जाता है। इस जीत के बाद इंदिरा गांधी को आयरन लेडी कहा जाने लगा। इंदिरा गांधी सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं थी, बल्कि इस युद्ध की मुख्य रणनीतिकार थी। उनकी कूटनीतिक धैर्य और फैसलों ने भारत को निर्णायक जीत दिलाई और दुनिया का नक्शा बदल दिया। इंदिरा ने जो किया, उनकी तारीफ हर जगह होती नजर आई, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को ही तोड़ दिया और बांग्लादेश को नया देश बनाने में वहां के लोगों की मदद की। दरअसल 25 मार्च 1971 को पाकिस्तान सेना ने ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया था। शेख मुजीब को गिरफ्तार कर लिया गया और हवाई जहाज से पश्चिमी
पाकिस्तान ले जाया गया। इससे नागरिकों की हत्या हुई। ढाका और पूरे पूर्वी बंगाल में लाखों सैनिकों को तैनात किया गया और हजारों लोगों को मार दिया गया। इस कार्रवाई ने लाखों बंगालियों को भारत भागने पर मजबूर कर दिया। मई 1971 तक भारत में 15 लाख शरणार्थी थे और दिसंबर 1971 तक यह संख्या बढ़कर लगभग 1 करोड़ हो गई थी। भारत ने 7 राज्यों में 825 शरणार्थी कैंप बनाए थे। इनमें 19 सेंट्रल कैंप ऐसे थे जिनमें हर एक में 50,000 तक शरणार्थी रुक सकते थे। हालांकि इस पूरी स्थिति का भारत की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा। भारत ने शेख मुजीब के स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया। बांग्लादेश की अस्थायी सरकार कोलकाता में बनाई गई। मुक्ति वाहिनी नामक संगठन ने संघर्ष किया। इस समर्थन और पहले की दुश्मनी को लेकर 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारतीय हवाई अड्डों पर हमले कर दिए। इसके बाद भारत को लड़ाई में उतरना पड़ा। 1971 के युद्ध में मानवीय संकट और अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरों की वजह से भारत शामिल हुआ था। मुक्ति वाहिनी के साथ मिलकर मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किए गए। 4 दिसंबर 1971 को भारत ने ऑपरेशन ट्राइडेंट ने पाकिस्तान को चोट दी थी। यह 3 दिसंबर की रात में पाकिस्तान के हमले का जवाब था। 14 दिन बाद 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल A.K. नियाजी ने भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने सरेंडर कर दिया। उनके साथ 93,000 सैनिक भी थे। पाकिस्तानी सेना के सरेंडर के बाद भारत की ओर से एक तरफा सीज फायर के साथ युद्ध खत्म हो गया। इसके बाद बांग्लादेश स्वतंत्र देश बना और शेख मुजीब उर रहमान उसके पहले प्रधानमंत्री बने थे। 1971 में भारत ने पूर्वी पाकिस्तान का साथ दिया और पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध हुआ था। इस संघर्ष के बाद 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश एक अलग देश बन गया। 1973 में देश के अंदर तेल संकट आया, महंगाई तेजी से बढ़ी तो गरीबी और बेरोजगारी भी अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। इसी साल इंदिरा गांधी का टकराव न्यायपालिका से हुआ। 1974 में भी इंदिरा गांधी को ढेरों चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 74 में कई आंदोलन भी हुए जिससे इंदिरा की मुश्किलें बढ़ी। 1974 में जनता का विरोध और बड़े आंदोलन ने इंदिरा को घेर लिया था और 12 जून 1975 को जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया और इंदिरा को 6 साल तक चुनाव न लड़ने पर रोक लगाई और चुनाव रद्द करने की बात कही गई तो इंदिरा को झटका लगा। कोर्ट का फैसला आते ही देश भर में विरोध और आंदोलन शुरू हो गए। जयप्रकाश नारायण ने सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाया, जिसके बाद इंदिरा ने 25 जून 1975 को आपातकाल लागू कर दिया। इस दौरान लोगों के बोलने, लिखने और विरोध करने की आजादी को खत्म कर दिया। लोग आसानी से कोर्ट भी नहीं जा सकते थे। हजारों विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया गया। गिरफ्तारी के लिए मीसा लगा दिया गया, यानी कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने का यह कानून होता है। यह एक कानून था जिसे 1971 में भारत सरकार ने लागू किया। इसका उद्देश्य था देश की आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना, खतरनाक गतिविधियों को रोकना। मीसा के तहत सरकार को यह अधिकार था कि किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, लंबे समय तक जेल में रख सकती थी सरकार, यानी इसमें न्यायिक प्रक्रिया, ट्रायल जरूरी नहीं था। आपातकाल 1975 से 77 के दौरान इस कानून का सबसे ज्यादा उपयोग हुआ। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार ने विपक्षी नेताओं, पत्रकारों, कार्यकर्ताओं को बड़ी संख्या में मीसा के तहत गिरफ्तार किया। लोगों का कहना था कि यह कानून लोकतंत्र के खिलाफ है, क्योंकि इसमें सरकार को बहुत ज्यादा शक्ति मिल गई थी। इससे नागरिकों की स्वतंत्रता, फंडामेंटल राइट्स प्रभावित हुआ। 1977 में आपातकाल खत्म होने के बाद नई सरकार ने मीसा को खत्म कर दिया। जिन नेताओं को गिरफ्तार किया गया उनमें जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेता शामिल थे। अखबार, रेडियो, टीवी पर सरकार का नियंत्रण।
कोई भी खबर छापने से पहले सरकार की अनुमति जरूरी कर दी गई। कई अखबारों ने विरोध में खाली पन्ने तक छापे। केंद्र सरकार को बहुत ज्यादा अधिकार मिल गए। संसद और न्यायपालिका की ताकत सीमित हो गई। इसके लिए 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लागू किया गया। भारतीय इतिहास के सबसे बड़े विवादित संशोधनों में से एक है। इसे अक्सर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसे 1976 में लागू किया गया। यह संशोधन आपातकाल के दौरान लाया गया। उस समय देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, क्योंकि इसने संविधान के कई हिस्सों में बड़े बदलाव किए। 50 से ज्यादा अनुच्छेद में संशोधन हुआ। संविधान की आत्मा तक बदलने की कोशिश मानी जाती है। 42वें संशोधन में मुख्य बदलाव किए गए। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, संसद को संविधान में संशोधन करने की अधिक ताकत दी गई। न्यायपालिका की शक्ति को सीमित करने की कोशिश हुई। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की शक्तियों को कम किया गया। सरकार के फैसले को चुनौती देना मुश्किल बनाया गया। पहली बार नागरिकों के लिए कर्तव्य जोड़े गए, जैसे संविधान का सामना करना, देश की एकता बनाए रखना। राज्यों के मुकाबले केंद्र की ज्यादा शक्तिशाली बनाया गया, यानी सेंट्रलाइजेशन बढ़ा। कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया। इसे आपातकाल के दौरान पास किया गया। विपक्षी नेता जेल में थे मीसा के तहत, इसलिए कहा गया कि यह संशोधन लोकतंत्र को कमजोर करता है, सरकार को बहुत ज्यादा शक्ति देता है। 1977 में आपातकाल खत्म होने के बाद नई सरकार ने 44वां संशोधन लाकर कई बदलावों को वापस लिया। आपातकाल के दौरान संजय गांधी का प्रभाव भी बढ़ा। नसबंदी, झुग्गी हटाओ, साक्षरता, दहेज खत्म, पेड़ लगाओ, लाखों लोगों की जबरदस्ती नसबंदी कराई गई। खासकर गरीबों और ग्रामीणों को निशाना बनाया गया। लाखों झुग्गियों को उजाड़ दिया गया। लोकसभा चुनाव स्थगित कर दिए गए। सरकार बिना चुनाव के चलती रही। लोग खुलकर सरकार का विरोध करने लगे और 1977 में चुनाव करवाए गए। जनता ने सरकार को हटा दिया और जीत हुई जनता पार्टी की और पीएम बने मोरारजी देसाई। ये आपातकाल का वो दौर, ये आपातकाल का वो समय हमने बताया कि किस तरीके से इंदिरा गांधी ने जो फैसला लिया था, आज भी उसकी चर्चा होती है। आज भी ये कहा जाता है कि इंदिरा गांधी ने जो कदम उठाया था वो ठीक कदम नहीं था। हालांकि संसद में आज भी आपातकाल पर कई बार बहस भी छिड़ती है, जिस पर विपक्ष चुप हो जाता है, कांग्रेस चुप हो जाती है। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।